हेलो दोस्तों, सखी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीड लेवल 1 के लिए हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला या वर्ण विचार। तो अब हम वर्णमाला पर आगे बढ़ने से पहले एक बार भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भाषा क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि भाषा वह साधन होता है जो हमारे मनोभावों को या मन के विचारों को प्रकट करती है। अब यह किसी भी माध्यम से हो सकती है, यह बोलकर भी हो सकती है या यह लिखकर भी हो सकती है और यह संकेतों के माध्यम से भी हो सकती है। तो अब मौखिक भाषा वह होती है जहाँ हम हमारी बात को बोलकर सामने वाले को समझा पाते हैं। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में हम हमारे मन की बात को लिखकर एक दूसरे को समझा पाते हैं। और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं, संकेतों या इशारों के माध्यम से हमारे मन की बात को दूसरे को समझा पाते हैं। अतः भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम हमारे मन के भावों, विचारों या हमारी इच्छाओं को हम दूसरे को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं। अब भाषा के कौन कौन से अवयव होते हैं, भाषा कैसे बनती है, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। भाषा ध्वनि या अक्षर, फिर शब्द और उसके बाद वाक्य से मिलकर बनती है। ध्वनि, ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपने कोई भी अक्षर ले लिया, जैसे क ले लिया, क एक बिल्कुल अर्थहीन इकाई है। क का कोई अर्थ नहीं होता, आप क कहकर किसी को कुछ समझा नहीं सकते। तो क, म, च, ये सब क्या हो गई, ये सब ध्वनियाँ या अक्षर हो गए। तो अब इसके बाद नंबर आता है शब्द का। तो शब्द क्या होते हैं? 2, 3, 4 या अनेक ध्वनियों को मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे कि आपने लिया कमल। कमल क्या है? कई सारी ध्वनियों को मिलकर बनी हुई एक सार्थक इकाई है, जहाँ इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे कि आप कमल, कमल से आप किसी का नाम भी किसी को नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे कमल इधर आ, या कमल का अर्थ एक पुष्प भी होता है। तो जो अनेक ध्वनियों को मिलकर बनती है, जैसे कि आप कमल का अगर विच्छेद करेंगे शब्द का, तो आपको क प्लस प्लस म प्लस ल प्लस ए ऐसे करके आपको इसमें 6 ध्वनियाँ पूरी मिलेंगी। तो ये 6 ध्वनियों को मिलकर एक पूरा सार्थक शब्द बन गया है। इसके बाद नंबर आता है वाक्य का। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों को मिलकर बनी हुई इकाई होती है। जैसे कि आपने एक शब्द लिया था कमल, दूसरा शब्द ले लिया आपने इधर, तीसरा ले लिया आपने आ, कमल इधर आ, यानी कि यह आपका एक पूरा वाक्य हो गया। आप इसके माध्यम से किसी को बुला रहे हैं, पूरा एक अर्थ स्वरूप हो गया। जैसे कि आपने बोला कि कमल का फूल खिल रहा है, तो यहाँ पे ये अनेक शब्दों को मिलकर एक पूरा पूर्ण वाक्य बन गया है। अब हम एक बार फिर से भाषा के अवयवों को देख लेते हैं कि भाषा के प्रमुख 3 अवयव होते हैं, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनि या अक्षर, इनसे मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। ध्वनि या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, पर अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। ध्वनि अर्थहीन होती है और शब्द सार्थक होते हैं। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई माने जाते हैं और वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे व्याकरण की, कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण वह विद्या होती है जो कि भाषा की व्याक्रिया या विश्लेषण करती है। यानी कि भाषा में आपने देखा कि वाक्य, अब वाक्य कैसे बना है? जैसे हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, अब आपको यहाँ पे जैसे स्वागत शब्द है, तो स्वागत शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है या उपसर्ग आया है या किन शब्दों से मिलकर बना है, इसकी रचना कैसे हुई है, इन सब का जो विश्लेषण करती है वह होती है व्याकरण।
यानी कि भाषा वर्ण से लेकर वाक्य के निर्मित होने तक की समस्त संरचनाओं या नियमों आदि का ज्ञान करवाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध तथा सर्वाधिक सार्थक प्रयोग का भी हमें ज्ञान करवाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला किनसे मिलकर बनी होती है? वर्णमाला ध्वनियों या अक्षरों से मिलकर बनी हुई होती है। आप कुल वर्ण देखेंगे तो कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में? हिंदी में 44 वर्ण मिलते हैं। अब यह वर्ण हमें स्वर और व्यंजन दो रूपों में हमें मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं? स्वर वह ध्वनियाँ होती है जो कि स्वतंत्र रूप से व्यवहारित होती है, यानी कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु सीधा फेफड़ों से उठकर बिना जीभ या बिना नाक या मुंह से टकराए बाहर निकलती है। इनमें जीभ या होठ आपस में कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। आप शुरू करेंगे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। आजकल वैसे री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि री केवल संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग में लाया जाता है। अब हम स्वरों के बाद में अन और अह को भी देखते हैं। तो अन और अह स्वर नहीं माने जाते हैं। अन और अह को क्या होता है कि अयोगवाह ध्वनियाँ मानी जाती है। अब इन 11 स्वरों में भी ये स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, यानी कि ए, ई, उ और री। इन्हें शुद्ध या मूल स्वर भी माना जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। इनमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ को शामिल किया जाता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर ए जैसे आ का बड़ा रूप नहीं है। ए और आ में केवल जैसे मात्रा काल का ही अंतर पाया जाता है, यानी कि ए को बोलने में कम समय लगेगा। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होता है उनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। जैसे कि आपने ह्रस्व में ई का उच्चारण किया तो आपने बोला ई, जबकि आपने दीर्घ में बोला ई। तो इनमें केवल मात्रा काल के अंतर के आधार पर या उच्चारण के अंतर के आधार पर हम इन्हें दीर्घ और ह्रस्व के इसमें विभाजित कर देते हैं।